तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज पहुंचा हुआ हूं गोपालगंज बिहार के अंदर। फार्म का नाम व्हाइट शोर। और ये भाई भी बढ़िया अच्छा खासा जॉब छोड़कर बिजनेस करने की सोची और अपना एक फार्म डाला। लगभग 4-5 पशु है और काफ़ी शानदार फार्म बनाया है। आज हम आज के इस वीडियो में इनके फार्म के बारे में भी जानेंगे कि कितना कॉस्ट आया और क्या डिजाइन करके इन्होंने बनाया है, पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने में बार बार क्यों बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे चैनल पे नए आते हैं, जिनको पता नहीं होता है कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, जिनको पता नहीं होता है कि इज्जू की बिजनेस आइडिया पे किस तरह का वीडियो आता है। तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, ताकि आप फार्म करना चाहते हो या फिर गाय से प्यार मोहब्बत है तो आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपका वेलकम है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कैसर रजा है। ओके, गांव का नाम? गांव का नाम पिपरा, ये माझागढ़ ब्लॉक में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये फार्म। इससे पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। ओके। उसके बाद मुंबई में मैं बिजनेस करता था। हाँ। लेकिन मुंबई में कहाँ थे? मुंबई में मैं न्यू मुंबई में रहता था, लेकिन मेरा कारखाना था जींस मैन्युफैक्चरिंग का उल्लासनगर में। ओके। तो उसके बाद चूंकि लॉकडाउन आया, तो उसमें तमाम लोग घर को पलायन कर गए थे। बिल्कुल उसमें से मैं भी एक था। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं वापस जा सकता था, लेकिन मेरे मन में पिछले 10 साल से ये पकता था कि मेरे मतलब की चीज क्या है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। काम तो हर तरीके से होता है, लेकिन आपका लगन किस में है। बिल्कुल। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन शुरू से रहा है कि मैं अपने गांव रहूं और हेल्दी फूड खुद खा सकूं और दूसरों को खिला सकूं। बिल्कुल, तो मैंने उसकी शुरुआत इस डेयरी से की थी और इसको बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश है। ओके। लॉकडाउन के बाद से आपने फार्म को स्टार्ट किया और जैसा कि बताया कि आप बिजनेस भी किए, नौकरी भी की। लगभग कितना दिन हो गया इसमें? 2 साल? नहीं, 2 साल नहीं, 1 से सवा साल 1.5 साल के करीब हो रहा है हमारा। ओके। तो शुरू में कुछ वक्त निकल गया कंस्ट्रक्शन कराने में सेट का। उसके बाद चूंकि हमें अनुभव नहीं था कोई गाय रखने का। ओके। हमने शुरू में पहले मैं एक गाय लाया। हाँ। उस वक्त मेरे को गाय रखने के लिए मेरे पास कोई शेड नहीं था, मेरे पास ड्राई मैटर, ग्रीन फोडर कुछ भी नहीं था। पहले ही गाय खरीद ली? पहले गया देखने और मैं गाय, क्योंकि मेरा पहले मन था कि देसी ब्रीड पे काम करूं। तो देसी ब्रीड की जब उसमें आप आते हैं तो उसमें गिर के बाद साहिवाल का नंबर आता है। तो साहिवाल इधर ढूंढता था, तो मिक्स ब्रीड की दिखती थी इक्का दुक्का। तो पहली गाय मैं ये लेके आया था। ये मतलब देसी समझकर लेकर आए? हाँ। लेकिन ये मिक्स ब्रीड की एक्चुअली जो HF या मिक्स ब्रीड की कोई गाय थी, उसमें सीमन पड़ा था साहिवाल का, तो ये बच्चा हुआ था। तो ये लेके आया था, पहले ब्यात की ये गाय थी। ओके। उसके बाद से दूसरी गाय मैं ये लेके आया। दूसरी ये है? दूसरी ये लाया। ओके। तो ये भी अभी प्रेग्नेंट है और इसी महीने में या अगले महीने के पहले आप सप्ताह में ये दोनों मतलब काविंग में आएंगी। उसके बाद ये गाय लेके आया था। तो ये मुझे ठीक ठाक थोड़ी गाय मिल गई थी। ओके। तो ये 18-19 लीटर तक दूध था। ओके। लेकिन इसका कंसीविंग का थोड़ा सा अभी इशू है, तो उस पर ट्रीटमेंट हम फिक्स टाइम करके चल रहे हैं। ओके। तो ये गाय है, अभी भी इसके पास 9 से 10 लीटर दूध है दोनों टाइम का? जी। और उसके बाद ये गाय लेके आया, ये 2 दांत की गाय थी। काफी खूबसूरत गाय है। तो इसको मैं लेके आया था, ये पहले भी आज की है, लेकिन इसके पास एक्सपेक्टेशंस जो दूध की मेरी थी कि 14 से 16 लीटर कर देगी, लेकिन उतना नहीं दी थी। 1 दिन का बच्चा दी थी तो मैं दे के आ गया था। तो उस समय दूध का जो अंदाजा लगाया था उस हिसाब से दूध नहीं आया, तो 12 किलो ही दूध इस पे आया था। ओके। अभी कितना? ये 10 लीटर पे है। कितना दिन बच्चा दिए हुए हो गया? इसको 3 महीना हो गया। इसको भी कंसीविंग करवाना है, मतलब चेक करना है? नहीं, 3 महीना हो गया मतलब बच्चा देकर? हाँ। अभी हीट में नहीं आई है? हीट में आई है, लेकिन हमने इंसेमिनेशन भी किया था तो मानी नहीं है। तो अभी क्या है, 2 दिन लगातार ये डिस्चार्ज हुई थी, क्योंकि बोलती नहीं। इन दोनों गाय में यही इशू है। ओके। तो हक करती हो कि दूसरे गाय पे चढ़ना? ऐसा कुछ नहीं है, जब खोलते बांधते होंगे? माउंट कुछ भी नहीं करती है। बस ये होता है, मैं सुबह अगर गाय को खोलता हूँ तो वहाँ बैठी रहती है तो डिस्चार्ज होता है। अब उस डिस्चार्ज से आप एग्जैक्ट पकड़ नहीं सकते कि हीट में है कि किस तरह का डिस्चार्ज है, गाढ़ा है पतला है। तो कई बार हम उसको AI वर्कर को बुला के चेक कराते हैं, तो हिट में रहती है तो इंसेमिनेशन कराते हैं। लेकिन ऐसी गायों के साथ दिक्कत ये होती है कि हम जो हीट का साइकिल है प्रॉपर एग्जैक्ट
16 से 20 घंटा या 24 घंटा के बीच में इंसेमिनेशन करने का, हम वो नहीं पकड़ पाते हैं तो कंसीविंग में इश्यू आता है। बिल्कुल। हालांकि डीवार्मिंग करना या फिर मिनरल मिक्सचर देना ये मैं बराबर करता हूँ, लेकिन कई बार कई केसेस में ऐसा होता है या तो आप हीट साइकिल नहीं पकड़ पाते हैं या फिर उसमें सर्विक्स के आगे कुछ सिस्ट वगैरह बन गया है, गांठ बन गई है, तो फिर वो प्रॉपर ऐसे टाइमिंग से हीट में नहीं आएगी और फिर कंसीव नहीं करेगी। बहुत सारे कारण है उसके, तो ना करना प्रेग्नेंट होने का। मेरा सवाल ये था, जैसा कि हमने बताया कि सर से हम आपके फार्म के बारे में जानेंगे। कितने बाई कितने का ये फार्म है? ये फार्म 30 बाई 40 का है, 40 फीट लंबाई और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। ओके, यहाँ से यहाँ तक के कितना होगा? और यहाँ से यहाँ तक का करीब 9 से 10 फीट है। मैं इसको कम रख सकता था, लेकिन 5 से 7 फीट में गाय बैठ जाएगी। लेकिन अगर एक गाय बैठी है, दूसरी गाय को इधर से निकलना हो या मुझे मिल्किंग करनी हो तो आराम से इस पैसेज से कर सकते हैं। या फिर गाय बैठती है, गाय का नेचर है तो थोड़ा सा 1 फीट आगे की तरफ झुक के उठेगी या बैठेगी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस दे के ये एरिया रखे हैं। बाकी इधर मेरा ड्रेनेज हो गया है जो उधर एग्जिट हो जाता है। गोबर का पूरा जी। ओके। ये बाकी हाइट कितना रखा गया है फार्म का सेंटर से? सेंटर की हाइट करीब 16 फीट है और साइड में करीब 12 फीट है। ओके जी। 16 बाई 12 का। कितना दिन हो गया इसको बनवाकर? वही 1 से सवा साल बनवाया। जब एक गाय खरीद कर लाए उसके बाद बनवाया। क्या कॉस्ट आया था, कुछ हिसाब किया आपने? टोटल देखिए, क्योंकि ये जमीन काफी नीची थी तो मिट्टी भरने में भी हमारा थोड़ा एक मोटा अमाउंट लगा था। तो ओवरऑल हमने कैलकुलेट किया था किस मद में कितना खर्चा आया, हमने लिखा है। फिर भी 3,85,000 रुपए पूरा मिट्टी भरने, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने, इसकी पेंटिंग, नाद, इसमें हमने जो ड्रिंकर का इंस्टॉलेशन किया है, प्लम्बिंग का काम किया है। हमारी फर्श जो है नीचे वो ईंट की पहले सोलिंग की गई है, उसके बाद कंक्रीट किया गया है। तो ये ओवरऑल हमारा 385 के करीब कॉस्ट आया था। ओके। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास 2 गाय और 2 गाय, 4 गाय, दूध क्या हो रहा है? ये दोनों प्रेग्नेंट हैं, काविंग में आएंगी इस महीने के लास्ट तक। मेरे पास जो ऐप है फार्म ट्री, वो बता रहा है कि अगले महीने के 3 तारीख को ये, 5 तारीख को ये दोनों काविंग में आ जाएंगी। तो ये दोनों तो खैर हमारी ड्राई में है, ये दोनों हमारी मिल्किंग में है। तो इन दोनों गायों से हमारा करीब 18 से 20 लीटर के करीब दूध आता है। अभी 20 से अंडर ही पकड़िए 18 आता है, जिसमें कुछ घर खर्चे में 2-3 लीटर हमारा 15 लीटर मतलब हम सेल कर रहे हैं। 15 लीटर सेल कर रहे हैं। किसको देते हैं? हमारे वहाँ देखिए क्या है, हमारे वहाँ दूध का सेल है, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा सा समृद्ध है, यहाँ लोग गाय नहीं रखना चाहते हैं। तो हर किसी के दरवाजे पे गाय नहीं है, उनको अच्छा दूध चाहिए। तो आराम से 45 रुपए हमारा रिटेल हो जाता है। हमें मतलब किसी के पास दूध बेचने जाने की जरूरत नहीं है, खुद लोग हमारे फार्म से आके लेके चले जाते हैं। अभी भी लोग इसी इंतजार में हैं कि हमारी दोनों गाय बच्चा कब दे के दूध लेके। यानी कि लोग अगर 100 लीटर दूध यहाँ पे तैयार किया जाए तो बिक जाएगी गांव में? आराम से बिक जाएगा 100 लीटर दूध, और 45 रुपए के रेट में। मेरी मंशा यही है कि 50 रुपए के रेट पे कस्टमर को लेके आए, क्योंकि अभी जो लोग 40 रुपए घर तक पहुंचा रहे हैं दूध, तो उनसे मुझे कंपटीशन करना पड़ रहा है। इस वजह से मेरा 45 का रेट है। लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को कि देखिए, भारत में क्या होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में कम है। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा भारत दूध का उत्पादक देश है। एजाज भाई आप कंफर्म करिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का है, लेकिन कंजप्शन उससे ज्यादा है। अच्छा। कंजप्शन उससे ज्यादा है। हाँ। तो दूध की पूर्ति नहीं हो पाती है। हाँ। दूसरा चीज, भारत में इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उस पे हमारा दूध का क्वालिटी खरा नहीं उतरता है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि अभी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दे, साफ सफाई के साथ दूध निकाले, मशीन से दूध निकाले, दूध को ढक के रखें। हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं। गाय पेशाब कर रही है तो ऐसे ही दूधते रह जाता है आदमी। बिल्कुल, ये सब चीज, गोबर भी करी तो रह गया। जो हमारा दूध निकालने वाला है वो तंबाकू बनाएगा, दूध निकाल लेगा। हाँ, बिल्कुल। ये सब चीजें हैं। दूधते थूक देगा, गुटखा खाता रहेगा, बाथरूम से आएगा, पता नहीं हाथ धोया नहीं। तो ये चीज कम से कम हमारे ग्राहकों को समझ में आती है कि यहाँ अच्छा प्योर दूध मिलेगा, सफाई के साथ मिलेगा। तो वो कस्टमर की दिक्कत नहीं होती है। मेरी कोशिश यही है कि 2-4 महीने के अंदर ग्राहक को इस लेवल पे ले आऊं कि 50 रुपए कम से कम हमारा दूध रिटेल हो सके। नहीं, अब 50 रुपए इसलिए भी हो रखे ना कि 25 से 26 रुपए मक्का पहुंच गया। बिना मक्के का दूध नहीं होगा। भाई 1 लीटर दूध के पीछे
25 से 28 रुपया मिनिमम कॉस्ट आता ही आता है। अब प्लस होगा प्लस होगा अब, क्योंकि महंगा हो गया, सभी चीज महंगा है, सब चीज महंगा हो गया। बिल्कुल जो बिल्कुल। डीओसी हमारे वहाँ तो सोया डीओसी उपलब्ध नहीं है, सरसों डीओसी का जो उपलब्ध होता था, सरसों की खली जो 20 रुपए थी वो हमें आज 28 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। आपके यहाँ सस्ता है, 32 रुपया 34 रुपया, मेरे यहाँ है। जो मक्का हमको सीजन में 12-14 रुपए मिलता था, आज 22 रुपए 24 रुपए मक्का मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो फीड हम लेते थे वो हमारा बढ़ गया है। हालांकि पहले मैं अपना फीड बनाता था, लेकिन अभी एक कंपनी का फीड भी खिला रहा हूँ, तो फीड का कॉस्ट भी पूरे पे 20-20 25-25 इफ्को का फीड भी शायद मैंने सुना है नहीं है बढ़िया, दूसरे का। अभी मैंने शुरू किया है 2-3 महीने से, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे रीजन में फीड मिलता उतना नहीं है, और हम इतने बड़े फार्मर नहीं है कि बैंकीज और उसका बड़े कंपनियों का मंगाना, इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और 1-2 बैग तो कोई हमें देगा नहीं। तो हमें क्या है, उतना दूध बेचना है और उसी से काम चलाना है। बैकअप थोड़ा सा हो जाए, हम फाइनेंशियल सपोर्ट के चक्कर में है, कहीं से लोनिंग वगैरह हो जाए बैंकों से, तो फिर इस फॉर्म को आगे बढ़ाया। क्योंकि आपके यहाँ जो दूध का कंजप्शन है 100 लीटर लगभग, आपने बोल रहा है कि बिक जाएगी, तो मुझे लगता है इसी ठंडी में आपको 4-5 गाय खरीदना चाहिए था। इरादा यही है अभी करने का। क्या है, मेरे पास थोड़ा सा ड्राई मैटर जो है भूसा है, हम सीजन में ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि भूसा कितना हमको रखना है, हम नए फार्मर है तो हम उसको रख नहीं पाए। और पहले मेरे ध्यान में रहता था भूसा रखें कैसे, बरसात में गीला हो जाएगा, तो मेरे पास स्टोरेज जो था उस हिसाब से रखते थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, करने से एक्सपीरियंस होता है, तो अब समझ में आएगा कि भूसा खुले मैदान में भी रख सकते हैं, बस उसको बढ़िया तारपुलिन से ढक दीजिए और वहां से निकाल के खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे का टारगेट यही है कि जितना हमारा स्टोरेज रूम है उसमें रखने के अलावा बहुत ज्यादा ड्राई मैटर भी रखेंगे। उसके अलावा हम ग्रीन फोडर पे अभी इतना जल्दी गए नहीं है, हम थोड़े से लेवल पे अभी नेपियर लगाए हैं 1-2 कट्ठा। हमने एक सीजन खिलाया है, क्योंकि विंटर में नेपियर का ग्रोथ कम रहता है 2-3 महीने, तो अभी छोटे अवस्था में अब थोड़ा सा उसकी निराई गुड़ाई हो रही है, और यूरिया देंगे तो शायद बढ़ेगा। तो अब ग्रीन फोडर भी आएगा, और हमारी कोशिश ये है कि जो सीजनल ग्रीन फोडर है, मक्खन ग्रास या फिर बरसीम जई वगैरह, उसको भी लगाने का। तो क्या होगा, ग्रीन फूड जब हम खिलाएंगे तो ड्राई मैटर का हमारा वो कंजप्शन कम हो जाएगा। और खिलाना भी चाहिए नियम से कि 20-25 किलो अगर ग्रीन फोडर खिला रहे हैं तो ड्राई मैटर 1-2 किलो ही खिलाएं, तो उसमें अपने को काम चल जाएगा। लेकिन हमारे वहाँ चूंकि ड्राई मैटर नहीं है, तो हम इस वजह से गाय नहीं खरीद पाए, और ग्रीन फोडर चूंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी या अनुभव की कमी कह लीजिए। लेकिन अब ये दोनों हमारी काविंग में आ जाती है गाय, तो मिल्क प्रोडक्शन इनका देखूंगा कितना हो रहा है। दूसरी चीज, हमने शॉर्टेड सीमन नहीं लगाया। अगर बछिया होती है, जो हम इस गाय में हमने लगाया है ब्राजीलियन गिर का, अगर बछिया होती है तो इस गाय को रखनी है, नहीं तो सेल आउट करेंगे। क्योंकि डेयरी करना है 20 लीटर से कम की अगर कोई गाय है, तो आप सक्सेस कभी नहीं होंगे। आपने शुरुआत में बोला था कि देसी गाय हम चाह रहे थे, तो एचएफ पे क्यों आए, इसके बारे में नहीं बताया। बताता हूँ। अभी क्या है, मेंटालिटी लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा। हमको देसी गाय का दूध बेचने के लिए, जो A2 के नाम पे बेच रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे शहरों को पकड़ना पड़ेगा, तो वहाँ फिर हमको रेट मिल जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन देसी गाय का कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा सेम उतना ही लग रहा है, तो उस हिसाब से हमको रेट मिलेगा नहीं। शहरों में क्या होता है, बोतल बंद ग्लास में की बोतलों में या फिर ऐसे डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर देते हैं, तो मार्केटिंग पूरी स्ट्रेटेजी उसके लिए चाहिए। आपको 70 प्लस 100 रुपए लीटर तक बेचना होगा, तब जाके देसी ब्रीड में फायदा है। तो इस वजह से मैं स्विच करने की कोशिश किया कि एचएफ रखी जाए और अच्छे ब्रीड की रखी जाए, और उनका भी ढंग का फीड खिलाया जाएगा तो उनका फैट बढ़िया आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फैट खुद बढ़िया आ रहा है एचएफ का ही। तो यही कोशिश है हमारी कि ठीक है, बहुत सारी बातें आपने बताई, अपना अनुभव आपने 2 साल का रखा अपने वीडियो में लगभग 15 मिनट में। मैं अब बस ये जानना चाहूँगा कि 2 साल की नौकरी आपने छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दी, 2 साल से फार्म कर रहे हैं, और खुद यहाँ पे बिस्तर वगैरह इनका देख सकते हैं लगा हुआ है, रात यहाँ गुजारते हैं, अभी इनको देख पा रहे हो ऐसे, लेकिन खुद काम करते हैं, ऐसा नहीं वर्कर रखा है। कैसा लग रहा है, एकदम रियलिटी बताइएगा। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे बड़ा कुछ भी संकोच नहीं होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मैं गोबर फेंक रहा हूँ। देखिए कोई भी धंधा, देखिए गोबर फेंक रहा हूँ ऐसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बट पैसा का आमदनी जो नहीं आ रही है, इस पर कुछ चर्चा नहीं होती है। इजाज भाई देखिए, शुरुआती दौर में हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना होता है, क्योंकि हमारी चारों गाय जब मिल्किंग पे होती हैं तो ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार रुपए नहीं बचा पाते। अभी भी जब आप हिसाब जोड़ेंगे तो 15 लीटर भी मैं दूध बेचता हूँ 45 के हिसाब से, और बाकी घर खर्च में रहता है, तो आराम से मैं
वो 20,000 प्लस की गाय बेच देता, दूध बेच लेता हूँ। और मेरा इसमें खर्चा जो आता है फीड पे वो 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। मैंने कैलकुलेट किया मंथली खर्चा। ओके 12,000 में पूरा खाना बिल्कुल आराम से खाती है। हाँ, उसमें ड्राई मैटर मेरा इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैंने सीजन में खरीदा था ड्राई मैटर। अगर ड्राई मैटर को जोड़ूं तो शायद मेरा जो 7-8 हज़ार या 5,000 बच रहा है वो ना बचे, लेकिन मेरे पास अभी ड्राई मैटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब खत्म हो रहा है, उसको खरीदने की ज़रूरत है। जब से आपने फार्म किया है घर से मंथली नहीं लगाना पड़ा, सब इनके दूध से ही आ जा रहा है? कभी नहीं लगाना पड़ा, मुझे सिर्फ गाय खरीदने के लिए ही पैसा लगाना पड़ा है। दूध मतलब इनको खिलाने के लिए कभी इन्वेस्टमेंट घर से नहीं हुआ है। शुरुआत में तो काफी बढ़िया बच रहा होगा, अभी थोड़ा कम बचा? जी कम बच रहा है। कम बच रहा है। घर वाले कभी ऐसा नहीं बोले कि 200-300 बच रहा है, इतना में कम कैसे चलेगा, इतना इन्वेस्ट भी कर दिया, बेनिफिट भी नहीं है, बेकार कर दिए काम करके? गांव वाले भी बोलते होंगे। हाँ, गांव वाले जरूर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपके लायक काम नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कुछ और करिए। तो मैं भी थोड़ा सा कभी कहीं नर्वस आ जाता हूँ। नर्वस आ तो नहीं जाता हूँ, सोचता हूँ क्या जो खुद को अच्छा लगे ना वही करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरा विजन क्लियर है कि इसमें प्रॉफिट जरूर होगा एक ना एक दिन। सिर्फ इसमें स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए गाय की। जो लोग गल्फ या दिल्ली मुंबई में जॉब करते हैं वो एक डेयरी से सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे काम करके 50,000 60,000 एक डेयरी से 10 गाय रख के कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साल में अगर अच्छी ब्रीड पे काम करने लगे तो उनकी बछिया बेच के भी वो बछिया नहीं बेच के गाय बेच देंगे, पुरानी गाय बेच के आप उससे भी कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। 10 गाय का कम से कम 6 तो गाय बेच निकाल पाएंगे अपने हर्डल से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँ, इस तरफ आना हुआ तो इसमें काफ़ी बदलाव देखने मिलेगा। बिल्कुल एकदम। क्या प्लान है नेक्स्ट? दोनों गाय जो कम दूध वाली है सेल करना है? धीरे धीरे जितनी हमारी ये चारों को हटाऊंगा सिस्टेमेटिक वे में, क्योंकि हमारे वहाँ अच्छी ब्रीड की गाय नहीं मिलती है। अच्छी ब्रीड की गाय ये तो समस्या है बिहार के अंदर। अपना एरिया भी काफ़ी, मेरा भी एरिया वैसा ही है, काफ़ी दूर दूर से गाय लाना पड़ता है। आपको भी वही हाल है? तो ये समस्या है। ये धीरे धीरे करके सभी लोग ब्रीड पे काम करने लग जाएंगे तो ये समस्या दूर होगा। क्योंकि अब हम नए थे तो धीरे धीरे अब नेटवर्क समझ में आ गया है, कहाँ से गाय लेनी है, कहाँ से फीड लेना है, कहाँ से वैक्सीनेशन करनी है, कहाँ से इंसेमिनेशन करानी है। तो ये थोड़ा सा अनुभव इन 1 सालों में थोड़ा सा करके जो अनुभव आता है, इस तरीके से पढ़ के समझ के कुछ देख के इतना नहीं आता है। तो अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि कम से कम जो 20-25 साल से गांव में लोग गाय रखते थे वो कुछ हमसे पूछने आते हैं, बाबू देखो क्या हुआ मेरी गाय को, और काहे गाभिन नहीं हो रही, डिस्चार्ज हो रही, ये तो जरूर मेरे से लोग पूछने आते हैं। चलिए इतना ही कम थोड़ी है? जो गांव वाले मजाक उड़ाते हैं वो गाय के बारे में जानने आ रहे हैं तो ये कम थोड़ी है। यहाँ 2-2 गाय रखे 2-3 लोग और हैं जो दूध बेचते हैं, उनका काम करते हैं। क्योंकि गाय को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए मेरे पास जरूर फोन आता है, टेम्परेचर इसका जरा चेक कर लो, ये कंसीव क्यों नहीं करे, थोड़ा देख लो, डिस्चार्ज कर रही है क्या, हीट में है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बस शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी कीमती समय दी और काफ़ी बढ़िया बोला है वीडियो में। मैं समझता हूँ कि नए लोग जो फार्म करना चाहते हैं उनको काफ़ी सीखने मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।